नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या एक अच्छे प्रशासक के लिए डिक्टेटर होना जरूरी है या केवल एक डिक्टेटर ही अच्छा प्रशासक हो सकता है। दोस्तों, मेरा ये सवाल सीधे सीधे सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ जाता है। दोस्तों, पिछले 8 सालों से शासन चला रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं एक अच्छे प्रशासक के साथ यह भी टैग अपने साथ लगा लिए हैं कि वह एक डिक्टेटर हैं। वह एक डिक्टेटर की भांति अपने राजकाज चलाते हैं। नरेंद्र मोदी वन मैन शो करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पार्टी में अध्यक्ष नहीं रहते भी हर जगह अपने पोस्टर को ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं। दोस्तों, ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि न केवल सर्वोच्च सत्ता के शिखर पर भारत की सरकार हो या निचले पायदान पर राज्य की सरकार हो या उसके निचले लोकल सेल्फ की गवर्नमेंट हो या जिला एडमिनिस्ट्रेशन हो या तमाम संस्थाएं हो, तमाम प्रतिष्ठान हो, तमाम सरकारी कंपनियां हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, हर जगह उस संस्थान का एक मुखिया होता है, एक प्रधान होता है। लेकिन उस मुखिया के साथ उसकी एक टीम भी होती है, उसके तमाम नियम कानून और प्रक्रियाएं होती हैं। कहीं न कहीं सामूहिक नेतृत्ववाद का एक कॉन्सेप्ट चला करता है। और वैसे में जब हम लोकतंत्र में रहने के अभ्यस्त हो चुके हैं, देश का निजाम जो लोकतांत्रिक प्रणाली से पिछले 75 सालों से चलाया जा रहा है, ऐसे में अगर कोई ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, अगर कोई डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट जहां केवल एक आदमी प्रिवेल करता है, दोस्तों माफ कीजिए, संसदीय राजनीति में ये नहीं होता। देश के 75 सालों के राजनीतिक इतिहास में हमने केवल एक दौर देखा है इंदिरा गांधी का कि जब वह अपने पार्टी में तमाम लोगों से घिर गईं, जो उन्हें प्रधानमंत्री बनना गवारा नहीं लगा था, तो उन्होंने सबसे पहले अपने पार्टी को नियंत्रण में लिया, पार्टी के फंड को कंट्रोल किया। फिर उसके बाद वह प्रधानमंत्री के साथ साथ पार्टी की अध्यक्ष भी बनती थी। फिर उन्होंने मुख्यमंत्रियों के चयन की भी प्रक्रिया स्वयं शुरू की और फिर उसके बाद वह एक अधिनायकवादी नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरती हैं। भारत की एक शासक के रूप में, ऐसे शासक के रूप में उभरती हैं जो एक तरह से पूरे तौर पर जो है अधिनायकवाद था। और हमने ये देखा कि कैसे कालक्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद वह इंदिरा गांधी बिल्कुल विचलित हो जाती हैं और आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नई नियुक्ति कर उसके खिलाफ, इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ याचिका दायर करती हैं। और फिर भी उन्हें भरोसा नहीं होता है तो वह देश में आपातकाल लागू करती हैं और उस आपातकाल के दौरान जनता के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं और विरोधी दलों को जेल के शिक्षों में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के बारे में हम तकनीकी तौर पर तो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई आपातकाल लागू किया है या वह डेमोक्रेसी के नॉर्म्स के उलट जाकर के वो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में वो सारे उनके तौर तरीके इस तरीके से चल रहे हैं जब वो पर्दे के पीछे से लोकतंत्र के तमाम इंस्टीट्यूशंस को, लोकतंत्र के तमाम स्टेक होल्डर को और कॉन्स्टिट्यूशन की सारी प्रक्रियाओं को अपने ट्रिक के जरिए, अपने पॉलिटिक्स के जरिए, अपनी ठसक के जरिए और तमाम सरकार के ऑर्गन्स का सदुपयोग या दुरुपयोग करके उसे प्रभावित करने का काम करते हैं। और इसको लेकर के हम एक नहीं अनेकानेक मिसाल दे सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कैसे चुनाव आयोग को अपने इन्फ्लुएंस में लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस में लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पिछले सीजेआई को जिस तरीके से आनन फानन में रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सदस्य बनाया गया। इसके अलावा हमने यह भी देखा कि किस तरीके से पसंद के नौकरशाहों को उसके मुताबिक पद दिया जाता है। मंत्रिमंडल में किसकी हायरिंग हो जाए और किसकी फायरिंग हो जाए, इसके कोई यार्डस्टिक नहीं दिखाई पड़ते। राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चयन न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो स्वयं करते ही हैं
किस मुख्यमंत्री को कब वो रिटायरमेंट करा दें और किस मुख्यमंत्री के रूप में किसका वो नसीब खोल दें, अब इसको लेकर के कोई कयास दोस्तों नहीं लगाया जा सकता। यानी कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी के काम की रीति नीति एक ऐसा इंप्रेशन देती है जिसमें वो अपने राजनीतिक विरोधियों से पार पाने के लिए हर तरह के सरकारी ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, पुलिस संस्था का इस्तेमाल करते हैं, आयकर विभाग का इस्तेमाल करते हैं, ईडी का इस्तेमाल करते हैं और उन तमाम कानूनों का जो कानून निर्मित किए गए हैं कि सब पर एक बराबर लागू हो, उसे सेलेक्टेड रूप में, टारगेटेड रूप में उसका वो उपयोग करते हैं। दोस्तों, ये सवाल इसलिए मौजूद है कि हम व्यवहारिक जीवन में जब भी कोई समाज के किसी भी संस्था को देखें, राजनीतिक दल को देखें या सरकार में किसी भी ऑर्गन या इंस्टीट्यूशन या किसी यूनिट लेवल के ऑफिस को देखें, तो ये कहते सुना जाता है कि इसका जो प्रशासक है या इसका जो मुखिया है वो बिल्कुल सख्त और किसी की नहीं सुनता, केवल अपने फैसले लेता है। समाज इसको लेकर के अपनी पॉजिटिव प्रक्रिया भी देता है और कुछ लोग इस पर निगेटिव प्रक्रिया भी देते हैं। दोस्तों, जब हमारे पास विगत में जब मोनार्की का दौर था, एरिस्टोक्रेसी का दौर था, और आज भी दुनिया के कई देशों में जहां मार्शल लॉ की हुकूमतें चलती हैं, जहां थियोक्रेसी है, जहां पर कि कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट में डिक्टेटोरियल रिजीम है, जहां वन पार्टी का रिजीम है, जहां ऑटोक्रेसी है, तो वहां हम तमाम डिक्टेटर को देखते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में, और वह भी भारत जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जहां कोई एक सत्ता नहीं होती, यह ठीक है कि कैबिनेट का प्रधानमंत्री होता है और कैबिनेट जो फैसले लेती है, लेकिन कहीं भी संविधान में ये प्रोनाउंस नहीं है कि केवल एक पीएमओ की सुप्रीम सत्ता होगी और प्रधानमंत्री हर कार्य को डिक्टेट करेगा। लेकिन हमने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देखा कि कैसे वो अपने पॉलिटिकल ट्रिक के जरिए सबसे पहले अपने पार्टी में हावी होते हैं, अपने वरिष्ठों को खलास करते हैं, जनता से केवल अपने आप को करेक्ट कराते हैं, सारी चीज़ों की जिम्मेवारी खुद लेते हैं, सारी योजनाएं कार्यक्रम खुद वो एड्रेस करते हैं, जनता को वो बार बार मौक़ों पर एड्रेस करके सारे जनता और सरकार के बीच में केवल वो अपने आप को रखते हैं। जहां पर मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व को लेकर के कोई चीज़ें समझ में नहीं आती। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में भारत की डेमोक्रेसी का जो ये रिजीम चल रहा है, उसमें विपक्ष का कमजोर होना या मीडिया का जो है बाहे बगाहे इस्तेमाल होना या लोकतंत्र के तमाम ऑर्गन्स का बड़े होशियारी से, चालाकी से कार्यपालिका का बेजा इस्तेमाल करना, पावर सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि सेपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का बड़े होशियारी से कार्यपालिका द्वारा इस्तेमाल किया जाना और लोकतंत्र के तमाम खाना पूर्तिवादों के मातहत अपना वन मैन शो और डिक्टेटोरियल तरीका अपनाया जाना, अगर इसे देखना हो तो इसे भली भांति नरेंद्र मोदी के शासनकाल में देखा जा सकता है। लेकिन हमारा सवाल सैद्धांतिक है, हमारा सवाल जो है उसूलगत है कि क्या हम एक अच्छे प्रशासक बनना चाहते हैं तो क्या एक नॉर्म्स के तहत, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के तहत या उसके बने बनाए तौर तरीके के तहत, जहां पर कि केवल एक आदमी प्रिवेल नहीं हो, जहां केवल एक आदमी को क्रेडिट न मिले, सब भागीदारों को यथोचित क्रेडिट मिले, क्या हम इस तरीके का मॉडल नहीं बना सकते? हम जब इस बात की ओर इशारा करते हैं तो हमें सीधे वेस्टर्न डेमोक्रेसी और यहाँ तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में ये नज़ारा देखने को मिलता है कि जहाँ पर कोई वन मैन शो नहीं होता, कोई बादशाह नहीं होता या कोई डिक्टेटर नहीं होता, और कुल मिलाकर के भारत की वह डेमोक्रेसी जो दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कही जाती है, वह डेमोक्रेसी जो 75 सालों के बाद भी आज भी पहचान के तमाम कारकों से लबरेज है। यानी कि जब हम कहते हैं कि राजनीति में जातिवाद का बोलबाला है, तो वह कास्टिज्म डेमोक्रेसी के साथ मिल करके कहीं ना कहीं वो एरिस्टोक्रेसी बन जाती है। वह रिलीजन और कम्युनिटी का फैक्टर जो हमारी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक वह भी दूसरा प्रमुख तत्व है, वह डेमोक्रेसी से मिल करके थियोक्रेसी बन जाता है। वह डायनेस्टी जहां पर कि राजनेताओं के परिवार राजनीति में आए बिना अपने आप को नहीं रखते और अपने को प्रोजेक्ट करने के लिए अपने रिश्तेदारों का बखूबी इस्तेमाल करते हैं, वह डायनेस्टी भारत की डेमोक्रेसी के साथ मिल करके वह एक तरह से मोनार्की बन जाती है। तो यानी कि हमारा डेमोक्रेसी खाना पूर्तिवाद बनकर रह गया है। अभी तक हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से परेशान थे, लेकिन
अब तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति सर्वशक्तिमान बनता है, पार्टी को अपने नियंत्रण में लेता है और फिर वो सत्ता के तमाम तरीकों को अपने हथकंडों से चलाता है और अपने राजनीतिक विरोधी जो भी हो, यहाँ तक कि वैसे विरोधी जो कहीं ना कहीं उनके नज़रों में खटकते हैं, उनके खिलाफ भी यह मोदी सरकार कोई ना कोई एक तरह से उनके लिए कांटे बोती है। अभी हमने देखा कि सोनू सूद जो कि लॉकडाउन के पीरियड में लाखों गरीबों और मजदूरों के लिए एक मसीहा बनकर के उभरा था, उनके लिए एक एंजल बनकर के उभरा था, उनकी हर सारी परेशानियों को झेल रहा था, जबकि हमारी सरकारें रातों रात लॉकडाउन ला करके एक तरह से देव नहीं एक दैत्य का रूप ले चुकी थी। उस सोनू सूद ने जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर का पद ज्वाइन किया, हमारे वर्तमान रहनुमा को देखा नहीं गया और उन्होंने तुरंत जो है आयकर के जो है उसके खिलाफ जो है सर्वे बिठा दिए। दोस्तों, इस पर बड़ी एक सामान्य प्रतिक्रिया दी जाएगी, कानून अपना काम करेगा, सरकारों को इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि कानून के काम करने वाले सारे मुलाजिम हुक्म की तामील करते हैं और वो हुक्म अगर दिया जाता है तो देश के 6 करोड़ आयकर देताओं के सर्वे करने का क्यों नहीं दिया जाता। आय से ज़्यादा संपत्ति, अनुपात से ज़्यादा संपत्ति का जो जांच की जाती है वो सेलेक्टिव तरीके से अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ की जाती है। क्यों नहीं सारे राजनेताओं, सारे नौकरशाहों और सारे कॉरपोरेट के आय के अनुपात से ज़्यादा संपत्ति का मामले की जांच कराई जाती है। सबकी जो सैलरीड इनकम वाले नहीं हैं उन सबकी आय की जो है उनकी संपत्ति और आय उनके औसत आमदनी से हमेशा ज़्यादा पाई जाएगी। लेकिन यह सरकार टारगेट देख करके, आदमी का चेहरा देख करके कि कौन उसके रास्ते में एक तरह से रुकावट है या कौन उसकी जो है हुक्म की तामील नहीं कर रहा है या कौन उसकी जो है यशोगान नहीं कर रहा है, स्तुति गान नहीं कर रहा है, उसको ये सरकार टारगेट में लेती है। और यही वजह है कि जब इस देश में वैक्सीन लगाया जाता है तो उस वैक्सीन के सर्टिफिकेट में भी एक आदमी का पिक्चर दिखाई पड़ता है। यानी कि हर जगह एको हम दूजो नास्ती। माफ कीजिए, भारत की डेमोक्रेसी में ये परंपरा नहीं बनी थी। हमारे यहाँ एक से एक सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री हुए। जवाहरलाल नेहरू को हमने देखा, वह बहुत ही सर्वशक्तिमान थे, लेकिन उनके काम करने की शैली, उनकी रीति नीति हमेशा लोकतांत्रिक एक तरह से उसमें से महक आती थी, उसमें हमेशा उदारता की महक आती थी। उसके बाद हमने देखा कि कैसे नैतिकता आधारित राजनीति के चैंपियन लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं, कैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं, कैसे लो प्रोफाइल में रह करके मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीति के जरिए देश में एक आर्थिक क्रांति लाने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी बेशक एक अच्छे प्रशासक हैं और उनकी प्रशासकीय क्षमता हमने कई मौकों पर देखी है, चाहे वो देश के मंच पर हो या विदेश के मंच पर हो। विदेशों में जो मान और सम्मान भारत को आज मिला है, पहले वो नहीं मिला था और उसके लिए हम क्रेडिट जरूर पीएम नरेंद्र मोदी को देना चाहेंगे। लेकिन आप यह न भूलें कि आपका ये वन मैन शो जो है, ये जो है भारत के लोगों को गवारा नहीं लगेगा। हो सकता है कि आप यहाँ की वो जनता जो व्यक्ति पूजा में विश्वास करती है, जो अधिनायकों को पूजती है, जिन्हें पुलिसिया डंडा ज़्यादा अच्छा लगता है, या जो लोगों के एक तरह से भक्त होते हैं या फैन होते हैं। हमारी डेमोक्रेसी हर मायनों में डेमोक्रेसी है, जहां पर कि पब्लिक ओपिनियन स्वतंत्र बनता है, जहां ओपिनियन बिल्डिंग का काम मीडिया, जिसकी परंपरा रही थी कि हर सही को सही हर गलत को गलत कहने की, लेकिन मौजूदा निजाम ने मीडिया को बिल्कुल नपुंसक बना करके छोड़ दिया और उसे गुटों में बांट दिया। एक अति विरोध और एक अति समर्थन की लाइन पर चल रहा है। हमने न्यायपालिका को देखा कि जब वो कड़े रुख अपनाती है, क्योंकि उसे संविधान ने इतनी शक्ति दी है कि वह गाहे बगाहे सरकारों को एक तरह से ट्रैक करती है और सरकारों को जो है घुटने पर टिकवाती है, तब वहां सरकार जो है नेपथ्य की मुद्रा में जरूर आ जाती है। अन्यथा लोकतंत्र के अनेकानेक अंगों को लेकर जिस तरीके से ये सरकार उन्हें बैकडोर से ट्रिक के बदौलत मैनेज कर रही है, भारतीय लोकतंत्र के लिए ये कहीं से अच्छा नहीं है। वह भारतीय लोकतंत्र जिसे अभी और परिपक्व होना है और बेहतर होना है, एक ऐसे आइडियल स्टेट को पाना है
जो अभी उसे पाने में उसे अभी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, अब कहीं ना कहीं एक डिक्टेटोरियल पॉलिटिक्स से, वन मैन शो से और हर जगह एक डेमोक्रेसी के खाना पूर्तिवाद के नाम पर कहीं ना कहीं मनमानीवाद और मर्जीवाद के तहत चलाई जा रही इस डेमोक्रेसी से कहीं ना कहीं हमें उन स्वतंत्र विचार लोगों को, उन एकेडमिशियन को, उन इंटेलेक्चुअल्स को जो बड़ी ईमानदारी से अपने विमर्श करते हैं, अपने विचार प्रतिपादित करते हैं, उनके लिए ये बड़ा शॉकिंग लम्हा है दोस्तों। तो मैं फिर इस मुद्दे को अब आपके विचारार्थ छोड़े जाता हूँ, फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सुलगते सवाल पर और विलगते बवाल पर पुनः बातचीत होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।